जवानों का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। ऐसे में नक्सलवाद में टेंशन भी साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में हम आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इस 3 तस्वीरों के जरिए देखिए, जानिए इस पूरी घटनाक्रम को। सुरक्षा बलों का एक्शन एक के बाद एक लगातार जारी, जिसके बाद से नक्सलवाद बैकफुट पर है, हाशिए पर है। और अब देखिए, मान डिवीजन की सरकार से अपील, सीधा बाकायदा ये नोटिफिकेशन, ये पत्र जारी किया गया है, क्योंकि देखिए अब सरेंडर ही एकमात्र लास्ट ऑप्शन बचता है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास तिवारी जुड़े हैं लाइव, जो नक्सल मामलों की हर एक खबर पर पैनी नजर रखते हैं। विकास, पहले ये बताइए जरा, मान डिवीजन कमेटी की नक्सल संगठन में क्या भूमिका रहती है, और अब क्योंकि कमेटी के कमांडर रानिता ने जो ये पत्र जारी किया है, हथियार छोड़ने का फैसला लिया है, ये मार्च 2026 के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दंडकारण्य का इलाका दंडकारण्य के इलाके में कई डिवीजन है माओवादियों के, और दंडकारण्य से ही सबसे पहली प्राथमिकता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कि माओवाद को समाप्त किया जाए। और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी जरूर कहा है कि देश से ही 31 मार्च 2026 तक माओवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको माड़ डिवीजन बताता हूँ। माड़ वो सबसे महत्वपूर्ण डिवीजन रहा है माओवादियों का, जिसे माना जाता रहा है कि दंडकारण्य का माओवादियों का हेडक्वार्टर रहा है, और इसी हेडक्वार्टर में माओवादी अपने शीर्ष नेताओं को रखते थे, और यहीं से पूरे देश में संचालित किया जाता था माओवाद का आतंकवाद, या माओवाद के द्वारा जो भी गतिविधियां की जाती थी, वो सारी गतिविधियां इसी माड़ डिवीजन से संचालित की जाती थी। ऐसा माना जाता है कि 5000 वर्ग किलोमीटर का जो अबूझ माड़ का इलाका है, उस इलाके को माओवादियों ने चुना ही इसलिए था क्योंकि उस इलाके में ना ही उसका कोई राजस्व सर्वे हुआ था, और ना ही वहां पर किसी की पैठ थी। सरकार को भी जब वहां घुसना होता था तो बड़ी संख्या में जवानों को लेकर जाना होता था, और जब भी फोर्स वहां घुसती थी तो उन्हें नुकसान ही उठाना पड़ता था। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि माड़ डिवीजन माओवादियों को कितना सबसे मजबूत खेमा रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि ये वही माड़ डिवीजन है जहां 2024 और 25 के दरमियान जो सेंट्रल कमेटी के सदस्य मारे गए, तो सबसे ज्यादा अबूझ माड़ के इसी माड़ डिवीजन के अंतर्गत ही मारे गए। सबसे बड़ी संख्या में जब 38 नक्सलियों को मारा गया तुलतुली में, तो वो भी माड़ डिवीजन का ही एक हिस्सा रहा है। और इसके साथ ही साथ माओवादियों के जो सबसे शीर्ष नेता है, जिनको मार गिराना जवानों की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है, बसवराज, उन्हें भी जिस गांव में मारा गया अबूझ माड़ के, वो भी माड़ डिवीजन का ही हिस्सा रहा है। जिससे आप समझ सकते हैं कि माड़ डिवीजन माओवादियों के कोर इलाके में जिस तरह से शुमार है, और सबसे खास बात उनके शीर्ष नेताओं का सबसे बड़ा पनाहगार भी माड़ डिवीजन ही माना जाता था। ऐसे में, और दूसरी बात यह कि जब से वेणुगोपाल ने एक पत्र जारी किया है कि अब वो सशस्त्र संघर्ष को विराम देना चाहते हैं, और चाहे उन्होंने अपने 22 पन्ने की चिट्ठी और साथ ही साथ 4 पन्ने की अपील चिट्ठी जो उन्होंने जनता और अपने साथियों के नाम लिखी, उसमें उन्होंने पूरे कारणों को भी लिखा कि क्या वजह है कि अब सशस्त्र संघर्ष को विराम दे देना चाहिए। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि जिस तरह से उनकी लड़ाई चलती आ रही है, निश्चित तौर पर ये किसी परिणाम तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन उनको और उनके साथियों को जान की कीमत देकर भी इस नुकसान को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में यही बेहतर होगा सभी के लिए कि वो सशस्त्र संघर्ष को त्याग दे और मुख्य धारा में लौटकर जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, विपक्षी दलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता के लिए काम करें। हालांकि उनके इस पत्र के बाद से माओवादियों में 2 फूट पड़ गई है, 2 खेमे में बढ़ गए माओवादी। वेणुगोपाल के इस पत्र के तत्काल बाद तेलंगाना स्टेट कमेटी के प्रवक्ता जगन ने एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पत्र वेणुगोपाल का निजी मामला है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि माओवादी पार्टी अभी भी सशस्त्र संघर्ष करने के मूड में है और लगातार वो संघर्ष करेगी। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद ही एक बार फिर से अभय और विकल्प के नाम से ही एक पत्र जारी होता है, जबकि वेणुगोपाल ने भी अभय के नाम से पत्र जारी किया, और दूसरा पत्र भी अभय के नाम से जारी हुआ, और उसमें विकल्प का भी सिग्नेचर था। और ये पत्र तब जारी किया जब विकल्प को एनकाउंटर में मार गिराने का दावा नारायणपुर की पुलिस ने किया था। उसमें उन्होंने लिखा था वेणुगोपाल के लिए कि अगर उन्हें समर्पण करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हथियार पार्टी में जमा करना होगा, अन्यथा उन्होंने धमकी भरे लहजे में यहाँ तक कहा था कि अगर वेणुगोपाल हथियार जमा नहीं करते हैं तो उनके पीछे पीएलजे के लड़ाकों को भी लगा दिया जाएगा। अब यहाँ पर पूरी तरह से ये मामला राजनीतिक द्वंद की तरह हो गया है। आप देखें, जिस तरह किसी राजनीतिक दल, जो कि मुख्य धारा के राजनीतिक दल होते हैं, उसमें जिस तरह से किसी भी अपने एक नेता को समर्थन देने के लिए कई विधायक सामने आ जाते हैं, और बहुत सारे विधायक पिछले खेमे से या खुले तौर पर उनका विरोध भी करते हैं,
ठीक इसी तरह की स्थिति अब माओवादियों की इस पार्टी में हो गया है, देखने को मिल रहा है। वेणुगोपाल ने जब सशस्त्र संघर्ष को विराम देने की बात कही तो जहां जगन ने और विकल्प और अभय के नाम से पत्र उनके विरोध में आने लगे, तो वहीं सबसे पहले 2 पत्र आए जिसमें पूर्वी बस्तर डिवीजन के द्वारा जारी किया गया था रामनाथ के द्वारा, और गढ़चिरौली डिवीजन के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें 3 प्रवक्ताओं ने अपना हिस्सा लिया था, जिसमें टेक्निकल टीम के हेड भी थे। उन्होंने कहा कि हम वेणुगोपाल के इस फैसले का समर्थन करते हैं और हम भी अब सशस्त्र संघर्ष को विराम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कल जो कि दंडकारण्य के सबसे बड़े डिवीजन है मार डिवीजन, उसकी सचिव रनीता ने एक पत्र जारी किया और उन्होंने भी कहा कि हम भी वेणुगोपाल के समर्थन में हैं। हमने भी उनके द्वारा अपील किए गए पत्र को पढ़ा और उसमें हमारी भी सहमति है। लेकिन रनीता ने आखिरी में इस पर केंद्र और राज्य सरकार से एक अपील भी की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने तारीख तक तय की है। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर तक का उन्हें केवल समय दिया जाए और इस दौरान कोई भी गश्त कार्यक्रम ना चला जाए, अभियान ना चला जाए बुधवार में, जिससे कि वो अपने सारे साथियों को एक साथ करके सभी को समझाने का प्रयास और सभी को सशस्त्र संघर्ष को विराम देने के लिए तैयार करने का काम कर लेंगे, इसका वादा भी उन्होंने किया जी। विकास, बेशक समय सीमा यहाँ पे मांगा गया है कि 15 तारीख तक का कि हम जो है बाकी सहयोगियों को मनाएंगे एकजुट करने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े नक्सली रानीता, वेणुगोपाल, ये सभी देखिए बाकायदा पत्र जारी करके कोई हथियार डालने की बात कह रहा है और ये हमारे सुरक्षा बलों का ही एक्शन का ही असर है। लेकिन जो टकराव है नक्सलियों में खुद, ये तो उनके लिए बड़ी चुनौती है। और क्या ये समय मांगा गया है, क्या तब तक वो मना पाएंगे अपने सहयोगियों को? देखिए, ये तो आपने बहुत सही सवाल किया कि क्या 15 अक्टूबर तक रनीता अपने सारे साथियों को एकजुट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो अपने सारे साथियों को, अगर अब मार्च डिवीजन से ही लोगों को करेंगी, तो इसमें हिडमा का रोल क्या है? क्या हिडमा उनके साथ में? क्योंकि सरकार तो ये चाहती है कि दंडकारण्य के सारे आदिवासी, सरकार बीते दिनों अमित शाह जब जगदलपुर के दौरे में थे तब उन्होंने मुरिया दरबार में यहाँ के मांझी चालकियों से भी अपील की थी कि जो लोग हथियार उठाकर जंगलों में भटक रहे हैं वो हमारे ही लोग हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो माओवादी मारे जाते हैं वो भी हमारे ही लोग हैं और उन्होंने इस बात पर भी दुख व्यक्त किया कि उनका मारा जाना भी ठीक नहीं है। उन्होंने अपील भी की मांझी चालकियों से कि आप भी अपने लोगों को मनाएं और उन्हें वापस लेकर आएं और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करें। यहाँ तक कहा कि अगर वो लौटते हैं तो उनका रेड कार्पेट बिछाकर भी स्वागत करने के लिए सरकार तैयार है। एक सबसे बड़ा सवाल कि 15 तारीख तक क्या वाकई में सारे माओवादियों को मनाने में रनीता सफल हो पाएंगी? दूसरा सवाल कि अगर जगन उनके खिलाफ है, वेणुगोपाल के खिलाफ है और अभय और विकल्प के द्वारा अगर उनके खिलाफ पत्र जारी किया जा रहा है, तो कितने माओवादी हैं जो जगन की तरफ में हैं और कितने माओवादी हैं जो वेणुगोपाल की तरफ में हैं? इसका खुलासा भी माओवादियों को करना होगा। साथ ही साथ ये भी खुलासा करना होगा क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि बस्तर में जो भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, चाहे जिसमें चाहे झीरम की घटना हो, ताड़मेटला की घटना हो, भूटापाल की घटना हो, मिनपा की घटना हो, जिसमें बड़ी बड़ी संख्या में जवानों ने शहादत दी है, हर घटना के पीछे यहाँ बटालियन का जो हेड है हिडमा, उसका हाथ रहा है। तो हिडमा किस तरफ है? क्योंकि अगर हिडमा सरेंडर नहीं करता है तो भी ये संशय बना होगा कि केवल एक खेमा सरेंडर कर रहा है या हथियार बंद संघर्ष को विराम देने की बात कर रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बटालियन का खेमा अभी भी संघर्ष करने को तैयार है और वो चैलेंज अभी भी सरकार को उठाना पड़े। तो बहुत सारा संशय जरूर है, लेकिन ये बात क्लियर है कि माओवादियों के बीच कुछ ठीक ठाक तो नहीं चल रहा है। माओवादी 2 खेमे में जरूर बट गए। हालांकि वेणुगोपाल ने जिस तरह से अपने बीते दिनों जगन को एक पत्र को जवाब दिया था अपने पत्र के द्वारा, उसमें तो उन्होंने बताया कि माओवादी 3 खेमे में बट गए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो जगन और उनके जो सेंट्रल कमेटी के जो उनके मार्गदर्शक हैं, जो सीधा निर्देश दे रहा था कि जगन का एक खेमा अलग है और दूसरा खेमा उन्होंने कहा कि उनके जो झारखंडी साथी, इसका मतलब झारखंड में जो मिसिल देख रहा है पुलिस ब्यूरो और वहाँ के जो माओवादी हैं उनका खेमा अलग हो चुका है, तेलंगाना का खेमा अलग हो चुका है और दंडकारण्य के माओवादियों का खेमा अलग हो चुका है। तो कुल मिलाकर 3 खेमे में बटते हुए नजर आ रहे हैं माओवादी। अब देखना होगा कि सरकार इनकी बातों को मानती है या इनकी बातों पर इनके आपसी विरोध को लेकर संशय पैदा होता है तो सरकार इस तरह से लगातार जिस तरह से ऑपरेशन चल रहे हैं वैसे कंटिन्यू चलाती है। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है, केंद्रीय गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने, कि जो भी वापस आता है हथियार लेकर आ जाए या बिना हथियार के भी आए तो उसका स्वागत हमेशा से किया जाएगा, लेकिन बिना हथियार के बातचीत तो नहीं संभव हो पाएगी। ये भी सरकार ने स्पष्ट तौर पर कर दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, विस्तार से जानकारी देने के लिए।